जो आपका क्लास में फिर से स्वागत है। और आज हम जानेंगे जो घनमूल है उनके व्यावहारिक प्रयोग अनुप्रयोग से संबंधित किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर भवन निर्माण है, वस्तुओं की पैकिंग है, पानी की टंकियों का निर्माण है, सजावट वगैरह है ना। इन सभी दैनिक जीवन की अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान खोजने के लिए जो है वो हम क्यूब रूट या घनमूल का जो है वो उपयोग करते हैं और उसके लिए ये उपयोगी है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जिस तरीके से जो है उसमें हम किसी चीज़ को के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली है, उसकी नाप दी गई है, आयताकार है तो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नाप के रूप में दी गई है और उसको पिघला करके ठोस घनाकार सिल्ली के रूप में बनाया जाता है। तो इस नई सिल्ली की भुजा की हमें माप जो है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले उसका आयतन ज्ञात करेंगे और जो नई सिल्ली बनेगी उसका आयतन भी उसी के बराबर होगा। और यहाँ पर जो है जो सिल्ली है वो घनाकार है तो उसका घनमूल निकालने पर हम सिल्ली की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से ये फल की पेटी के लिए भी किस तरीके से उसको कितनी पैकिंग करना है इससे संबंधित सवाल भी आते हैं। तो ये भी आप इस घनमूल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो एक विशेष बात है और इसको जानना ज़रूरी है और ये बहुत ही रोचक बात है। इससे पहले हम जानते हैं हार्डी रामानुजन संख्या के बारे में जो है 1729। अब यहाँ पर इस संख्या को हार्डी रामानुजन संख्या क्यों कहा गया, तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रोचक जो है वो स्टोरी है। इसमें क्या था कि एक प्रोफेसर थे जीएस हार्डी, ठीक है। तो वो रामानुजन से मिलने गए थे और उस समय जो रामानुजन जो थे वो बीमारी के इलाज के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो बात करते करते हार्डी जी ने रामानुजन से कहा कि जिस टैक्सी से मैं आया हूँ वो उसका जो नंबर था वो एक शुभ संख्या नहीं है और उसका नंबर था 1729। तो रामानुजन जो थे उन्होंने तुरंत ही कहा कि नहीं नहीं ये एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। और उन्होंने बताया कि यह जो है एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योगफल के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। तब से ही इस संख्या को जो है 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाने लगा। तो यहाँ पर जो है इस संख्या को की जो खोज है वो रामानुजन ने जो है वो उसका अनुमान बहुत पहले लगा लिया था और उस समय ही इसकी खोज कर ली थी जब वो मैट्रिक यानी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे। तो इसी के आधार पर इसका नाम हार्डी रामानुजन संख्या कहा गया। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको ज़रा आप अच्छे से समझिए। तो 1729 जो है वो ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योगफल के रूप में केवल दो प्रकार से लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, केवल दो प्रकार से ही लिख सकते हैं। 1729 को लिख सकते हैं 1728 + 1, ठीक है। और यहाँ पर 1728 जो है वो 12 का क्यूब है और 1 का क्यूब है, इसमें जोड़ देंगे तो इस तरीके से हम दो घनों के योगफल के रूप में इस प्रकार से हम पहली बार लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि हम उसको 1000 + 729 के योगफल के रूप में लिखें और 1000 जो है वो 10 का क्यूब है और 729 जो है वो 9 का क्यूब है। तो इस प्रकार से जो है ये 1729 ऐसी संख्या है जिसे दो घनों के योगफल के रूप में केवल दो प्रकार से लिखा जा सकता है और इस संख्या को उन्होंने नाम दिया हार्डी रामानुजन संख्या, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग जो है संख्या है, नंबर है, जिसे आप याद रखिएगा। इसके बारे में भी याद रखिएगा इसे क्यों कहा गया और साथ ही किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। चलिए इसी तारतम्य में हम अपने आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास 3D की ओर। तो जिसमें 3D जो है वो अभ्यास जो है वो उसमें इसी से संबंधित सवाल है। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन दिया है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार से रखे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियाँ हैं, ठीक है। यदि तहों की कुल संख्या पंक्ति की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे हैं तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो इस प्रश्न को भी बच्चों हम इसी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, जो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे और पंक्तियों की संख्या जो है जितने प्रत्येक पंक्ति में जितने सेब होंगे तो सेबों की संख्या जो होगी वो होगी उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है 1728 का जो है हम घनमूल ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से हमें हल करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम 1728 का जो है वो अभाज्य गुणनखंड जो है वो गुणनखंड के रूप में ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणनखंड करने पर इसका गुणनखंड इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम 1728 को बच्चों जो लिखेंगे वो गुणनखंड के रूप में लिख लिया हमने। और इसमें 3 का जो है हमें क्या करना है बच्चों, त्रिक बना लेना है। तो यहाँ पर पूरा त्रिक बन जा रहा है और यहाँ पर जब घनमूल निकालेंगे तो इस त्रिक में से एक जो संख्या है उसको एक ही बार लिखना है। तो 3 आया है तो हमने 3 लिख दिया, 2 का एक त्रिक बना है तो
एक 2 लिख दिया, और एक 2 का और त्रिक बना है तो हमने 2 लिख दिया। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में आ गया 12, यानी प्रत्येक पंक्ति में सेवों की संख्या कितनी हो गई 12। अब प्रत्येक पंक्ति में सेवों की संख्या जो है सेवों की संख्या कितनी हो गई आपकी 12, और कितने सेव रखे गए हैं इसकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रत्येक पंक्ति में सेवों जो सेव रखे गए हैं उसमें हो जाएगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि उतनी ही लाइनें हैं, तहें हैं, और क्या कहते हैं उतने ही सेव रखे गए हैं, तो यानी उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 12 × 12 यानी 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्रत्येक तह में जो है वो कितने सेव रखे गए हैं, तो प्रत्येक तह, यहाँ पंक्ति काट दीजिएगा बच्चों, यहाँ प्रत्येक तह आ जाएगा, प्रत्येक तह में सेवों की संख्या, यहाँ पे तह हो जाएगा, प्रत्येक तह में सेवों की संख्या बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12 यानी 144। ये आपका हो गया आंसर। फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है सेकंड नंबर का प्रश्न है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। तो यहाँ पर देखिए पेटी में आम की तहें हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर केवल तहों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यानी हम 216 का सीधे सीधे जो है वो घनमूल ज्ञात कर लेंगे। और घनमूल ज्ञात करना आपको पता ही चल गया होगा कि 216 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, और 3 के जोड़े बनाएंगे और वो मल्टीप्लाई कर देंगे उनको, तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आम की जो है उतनी तहें होंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरीके से बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3 है आपका, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं, और यदि कुल डिब्बों की संख्या कितनी है 2744 है, तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे रखे गए हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं, इसी तरीके से इसको भी हल करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे हल करेंगे आप इसको। तो यहाँ पर देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना डिब्बों की यक्स तहें हैं, और घन के रूप में रखे गए डिब्बों की संख्या दी हुई है, प्रश्न के अनुसार ही दिया हुआ है हमारे पास में कितनी है 2744। ठीक है, तो यहाँ पर तहें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। और घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको पता है बच्चों, इसमें सबसे पहले हम 2744 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया, ज्ञात करने के बाद जो है यहाँ पर जो है उसको गुणनखंड के रूप में हमने लिखा। फिर यहाँ पर गुणनखंड में लिखने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, 3 का एक त्रिक बनाना है। तो यहाँ पर 2 का एक त्रिक बन जाएगा, और 7 का भी एक त्रिक बन रहा है। जब हम यहाँ पर घनमूल का चिन्ह हटाते हैं, तो यहाँ पर जब भी बच्चों घनमूल का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर जो हमने त्रिक बनाया है उस संख्या को लिख देंगे। यहाँ पर लिख दिया, 2 × 7 आ गया, और 7 दूनी 14 यानी 14 जो है इसका आंसर हुआ। तो 14 आंसर नहीं हुआ बच्चों, ये यहाँ पर कितनी आ गई, यहाँ पर जो है डिब्बों की तहें आ गई। कितनी आ गई, 14 तहें हैं। अतः संदूक में डिब्बों की कितनी तहें आ गई, 14 आ गई। अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक तह में कितने डिब्बे हैं, तो प्रत्येक तह में जो है वो कितने डिब्बे हो जाएंगे, 14 × 14 यानी कि 14 का स्क्वायर यानी कि 196 डिब्बे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा कि प्रत्येक तह में जो है 196 डिब्बे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको करना है। चौथा प्रश्न भी इसी तरीके से है, और 5वां प्रश्न भी इसी तरीके से किया गया है। यहाँ पर 5वां प्रश्न एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी जो है उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के रुपये जो है वो चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की राशि जो है वो 15,625 रुपये है, तो उस संख्या में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न को आइए देखते कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या करना है आपको कि कुल धनराशि आपकी आई है 15,625 रुपये। तो यहाँ पर जो है कुल धनराशि जो होगी वो प्रत्येक बच्चा जो है घन के बराबर देता है। मान लीजिए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यक्स, तो उनके द्वारा जो पैसे दिए जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, x³ ठीक है, x³ बराबर आ जाएगा आपका 15,625 रुपये, और 15,625 का जब आप घनमूल निकाल लेंगे तो वो विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर जब आप घनमूल निकाल लेंगे बच्चों तो इसको हल करिएगा, तो इसमें आपका आंसर 25 स्टूडेंट्स आएगा। तो इस प्रकार से आप उसको हल कर लीजिएगा, गुणनखंड निकाल करके 3 के जोड़े बना करके आपको हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां और अंतिम प्रश्न है आपका, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1331 लीटर पानी आता है, और टंकी की माप जो है हमें ज्ञात करनी है। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रश्न जो है वैसे ही है, लेकिन केवल इसमें जो लास्ट में दिया है 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है, यानी हमें मीटर में जो है वो टंकी की माप जो है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे आप।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको दिया है कि पानी टंकी में भरे पानी का आयतन कितना दिया है, 1331 लीटर। साथ ही प्रश्न में लास्ट में ये भी दिया है कि 1000 लीटर बराबर है 1 घन मीटर के। तो 1331 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1331 बटे 1000 घन मीटर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि टंकी कैसी घनाकार है, तो घनाकार टंकी की भुजा क्या हो जाएगी, उसका क्यूब रूट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर चूँकि देखिए घन मीटर है, यहाँ पर चूँकि भुजा हम ज्ञात कर रहे हैं, तो वो घन हट करके क्या हो जाएगा, केवल मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1331 का हम जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 11 गुणे 11 गुणे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने उसकी जगह 11 गुणे 11 गुणे 11 कर दिया, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा नहीं यानी सॉरी त्रिक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 का एक त्रिक बनेगा, 3 के ऊपर लाइन खींचिए, और यहाँ पर भी 3 के ऊपर लाइन खींचेंगे हम। तो यहाँ पर जो है एक 10 का त्रिक बनेगा नीचे, और ऊपर 11 का त्रिक बनेगा। तो यहाँ पर जब घनमूल का चिन्ह हटाते हैं बच्चों, तो जो त्रिक बन रहा है उस संख्या को एक बार उतार लेते हैं। यहाँ पर हमारा 11/10 आ गया। जब हम यहाँ पर 11/10 को हल करेंगे, यहाँ पर 0 हटाएंगे, तो दशमलव का चिन्ह ऊपर 1 आ जाएगा, ऊपर लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो आपका आएगा कि घनाकार टंकी की भुजा जो है वो 1.1 मीटर है। आप उत्तर अलग से लिखिएगा, घनाकार टंकी की भुजा 1.1 मीटर है। तो इस प्रकार से बच्चों इस चैप्टर के इस प्रश्नावली के जो है सारे प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। फेयर कॉपी में सारे प्रश्न आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि पढ़ाना समझ में आ रहा होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आज बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर बच्चों वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाना पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और बच्चों प्ले लिस्ट में जा करके आप अपने क्लास से संबंधित प्ले लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उसमें देख करके आप अपने लिए जो है देख सकते हैं। उसमें क्लास 8th साइंस का भी वीडियो डले हुए हैं, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए यूज़फुल होगा। तो ये वीडियो फ्री है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए बच्चों, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।